हेलो। इस लेक्चर में हम मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी यानी ईईजी के बारे में एक लेक्चर देखा है। इसमें हम एमईजी यानी मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी के बारे में जानेंगे, जो कि ईईजी के बाद ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी और इसमें कुछ फायदे हैं जो ईईजी में हमें नहीं मिलते, जिसके चलते इसे डेवलप किया गया था। मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी ये तकनीक इस सिद्धांत पर काम करती है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच में क्या संबंध है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी धातु के तार के आसपास डाला जाता है तो उस तार में अपने आप विद्युत या बिजली प्रवाहित होने लगती है। इसी तरह से इसका उल्टा भी देखा गया है, यानी अगर किसी धातु के तार में आप बिजली प्रवाहित करें, विद्युत प्रवाहित करें, तो उसके आसपास अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और यही ठीक होता है न्यूरॉन्स में। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उसमें भी यही चीज होती है। आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर जो भी जानकारी का संचार होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट के माध्यम से होता है। तो अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, एक न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, या जब न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन गई, साइनैप्स तक पहुंची, वहां पर फिर वो केमिकल फॉर्म में बदल गई और उसके बाद फिर अगले न्यूरॉन में जब वही केमिकल्स रिसेप्टर्स पर जाते हैं और फिर दूसरे न्यूरॉन में फिर वही जानकारी केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलकर आगे प्रवाहित होती है। तो इन सब जगहों पर जहां पर भी बिजली के रूप में जानकारी जा रही है न्यूरॉन्स में, वहां उसके आसपास, न्यूरॉन के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसा अभी हमने देखा कि चुंबकत्व और विद्युत के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर धातु का कोई वस्तु है वहां पर, तो उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगती है, और अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है किसी एरिया से तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बन जाता है। तो इसी सिद्धांत पर मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी बना, क्योंकि ये सोचा गया, ऐसा माना गया कि अगर न्यूरॉन्स में बिजली के रूप में इंफॉर्मेशन प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रही है, तो उसके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता होगा। अब एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो उसके अराउंड जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो काफी कमजोर होता है, उसे रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर सैकड़ों हजारों न्यूरॉन्स में से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसको मिलाकर अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो वो काफी स्ट्रांग होता है और सर के ऊपर से ही हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि ईईजी में भी हम करते थे कि सर के ऊपर से हमने इलेक्ट्रोड्स रख के विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड कर लिया, वैसे ही हम मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी में एक मशीन की मदद से सिर के ऊपर से, यानी ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, इसमें सिर के अंदर कोई छेद करना या शरीर के अंदर कोई वस्तु डालना ऐसा कुछ नहीं करना होता, और इसकी मशीन की मदद से हम जो इन न्यूरॉन्स में से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो ये रिकॉर्ड बनता है उसे मैग्नेटोएन्सेफलोग्राम कहा जाता है। ये ध्यान रखिए कि ईईजी में एक कमी ये थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत की तरंगे हम उसमें रिकॉर्ड करते थे, जो वोल्टेज रिकॉर्ड करते थे सर के ऊपर से, उसमें एक कमी आपने डिसएडवांटेज में ये देखा था कि अंदर सर के अंदर से किस एरिया से वो विद्युत तरंगे आ रही हैं, कहाँ के न्यूरॉन से आ रही हैं, ये कभी कभी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर में से जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, जहां न्यूरॉन है, वहां से लेकर वो सर की सतह तक आ रही हैं ताकि आप उसके ऊपर से रिकॉर्ड कर पाए। अब वो सतह तक आने में उसे रास्ते में कई अवरोध मिलते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके सिर में है, आपको पता है, सर के प्रोटेक्शन के लिए, आपके दिमाग के प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से मेनिंजीज होती हैं, जो 3 सतहें हैं जो आपके सिर को प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कवर की रहती हैं, जिसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर इस तरह से होता है। और फिर आपका जो हड्डी का बना हुआ स्कल है, खोपड़ी, वो भी रास्ते में अवरोध पैदा करती है। इसकी वजह से बिजली की तरंगें जो ऊपर आती हैं वो काफी मध्यम पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, और उससे सही सही पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रही हैं। जरूरी नहीं है जिस जगह
आपने सिर के ऊपर रिकॉर्ड किया, उसके ठीक नीचे के एरिया से ही, वहां उसके ठीक नीचे के न्यूरॉन से ही वो बिजली की तरंगें आ रही हो, क्योंकि रास्ते में इतने अवरोध पड़ रहे हैं कि वो रास्ता बदल जाती है। न्यूरॉन्स कहीं और स्थित होंगे और उसकी तरंग जो है बिजली की, जब वो सर तक आई ईईजी में रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो किसी और एंगल पर आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फिर मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी का यूज किया गया, क्योंकि इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रास्ते में क्या गतिरोध या अवरोध पड़ रहे हैं इससे प्रभावित नहीं होता है। अब जैसा इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड में आप मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी की मशीन देख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और हेलमेट जैसा एक स्ट्रक्चर उसके सर को कवर किया रहता है। राइट साइड में आप देख रहे हैं एक न्यूरॉन का रफ स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो बिजली प्रवाहित हो रही है एक न्यूरॉन के अंदर, उसके आसपास कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र को एमईजी की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। एमईजी की तकनीक में हम ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, ब्रेन से जो चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी हमें मिल रही है उसके माध्यम से। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है ब्रेन के अंदर? जो प्राकृतिक तौर पर न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं, उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो करंट के रूप में या विद्युत के रूप में प्रवाहित हो रही है, उसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी इसमें अलग से कोई चुंबकीय क्षेत्र आपके सर पर नहीं डाला जाता, जैसे कि एमआरआई की विधि में किया जाता है, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की विधि में किया जाता है। इसमें एमईजी तकनीक में स्क्विड्स का इस्तेमाल होता है। स्क्विड का फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस कुछ मशीनें होती हैं, कुछ डिवाइस होता है जो कि अभी आपने जो एमईजी मशीन की संरचना देखी उसके अंदर स्थित होते हैं। कई सारे स्क्विड होते हैं। जो मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफिक प्रोब होता है, यानी जो स्ट्रक्चर है इस मशीन के अंदर जिससे आपके सर में से चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड किया जाता है, उसे न्यूरोमैग्नेटोमीटर कहा जाता है। न्यूरोमैग्नेटोमीटर में कई सारे स्क्विड होते हैं, कई सारी ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स होती हैं और इसकी जरूरत क्या है कि ब्रेन से जो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड हो रहा है उसे कई गुना बढ़ा देना, उसे एम्पलीफाई कर देना। स्क्विड हमेशा लिक्विड हीलियम में डूबा रहता है। हीलियम एक नोबल गैस है। इस गैस को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इसे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, टेम्परेचर बहुत ही कम करना पड़ता है, जो कि -268 डिग्री सेल्सियस या जो कि 4.2 केल्विन के बराबर है। इतने कम टेम्परेचर पे स्क्विड को रखा जाता है। कैसे? लिक्विड हीलियम में डुबोकर। लिक्विड हीलियम यानी हीलियम गैस तरल रूप में -268 सेल्सियस पे रहती है और उसी में स्क्विड को डुबो कर रखा जाता है ताकि उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम बना रहे। उसका तापमान कम रखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर ये तापमान कम नहीं रखेंगे तो स्क्विड की जो प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी की, यानी जो संचालन की उसमें क्षमता है और सुपर संचालन की क्षमता है, बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है ब्रेन की कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने में, उसको एम्पलीफाई करने में। वो क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी अगर इतने लो टेम्परेचर पे इसको नहीं मेंटेन किया जाएगा। तो ये मशीन जो आपने देखी, इसके अंदर स्क्विड हर समय लिक्विड हीलियम में डूबा हुआ रहता है। अब ये जो न्यूरोमैग्नेटोमीटर है, ये सिर के ऊपर अलग अलग एंगल से रिकॉर्डिंग्स करता है और स्क्विड को सिग्नल भेजता है। जो भी सिग्नल्स जा रहे होते हैं उससे एक आइसो कॉन्टूर मैप तैयार किया जाता है। जो कैसा होता है वो अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। आइसो कॉन्टूर मैप एक चार्ट होता है जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अलग अलग तरह के सर्कल्स बने होते हैं जिनमें सबका सेंटर जो है वो समान होता है, पर सबका व्यास अलग अलग होगा। और ये क्या दर्शाते हैं? अलग अलग सर्कल्स दिखाते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड हो रहा है वो कहां पर, किस जगह पर कमजोर है और कहां पर काफी मजबूत है, स्ट्रांग है।
तो ये ग्रेडियंट मैप्स होते हैं और इनकी मदद से और आजकल कंप्यूटर्स की सहायता से हम एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं और लोकेशन पता कर सकते हैं ब्रेन के अंदर उन न्यूरॉन्स की जहां से ये मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड हो रहा है। इन मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का भी ग्राफ बना सकते हैं। ब्रेन में कहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे विद्युत गतिविधियां हो रही हैं, उसका भी हम ग्राफ इस मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ से बना सकते हैं। इसके आधार पे जो भी मेजरमेंट्स किए जाते हैं एमईजी में, इसके आधार पे जो भी हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो रही है न्यूरॉन्स की, इसकी जानकारी तो देते ही हैं, बल्कि वो सेल्स, वो न्यूरॉन्स का ग्रुप जहां से ये फील्ड आ रहा है, उसका लोकेशन भी हमें बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन 3D है, तो ब्रेन के अंदर किस जगह से कहां पर वो न्यूरॉन है जहां से ये स्ट्रक्चर आ रहा है, अंदर गहराई में वो कहां पर स्थित है, इसका लोकेशन पता करने के लिए वो 3D में हमें इंफॉर्मेशन दे पाता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं आइसोकॉन्टूर मैप बना हुआ है। आइसोकॉन्टूर मैप में आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सर्कल्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पर सबका केंद्र एक समान है। इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ये सर्कल्स अपने शेप और साइज और आकार से ये बताते हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड सर पे ज्यादा स्ट्रांग है और कहां पर कमजोर है। जिस एरिया में ज्यादा स्ट्रांग फील्ड मिल रहा होगा और दूसरी जगह जहां कमजोर फील्ड आ रहा होगा, उससे पता चलता है कि जो न्यूरॉन है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो अंदर कितनी गहराई में स्थित है। जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाई दे रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो न्यूरॉन से डायरेक्ट हमें मिल पा रही है और स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रही है, इसका मतलब न्यूरॉन कहीं पास में होगा। लेकिन दूसरे एरिया से अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड वीक मिल रही है, कमजोर मिल रही है, तो उससे पता चलता है कि वहां से वो न्यूरॉन दूर है जहां से वो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो आइसोकॉन्टूर मैप की मदद से ये जाना जाता है। इसकी ठीक बगल में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अ शील्डेड रूम। शील्डेड रूम क्या होता है? तो लोहे की परतों से बना हुआ एक रूम होता है जो कि बाहरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कुछ कमरे में न आने पाए, इस तरह का एक रूम अलग से इसकी संरचना की जाती है, जिसके अंदर ये एमईजी मशीन होती है और वहीं पर रिकॉर्डिंग की जाती है। यानी ईईजी की तरह एमईजी मशीन पोर्टेबल नहीं है कि इसको कहीं भी आप ले जाएं और कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकें। ये स्पेशल सिचुएशन में ही रिकॉर्डिंग की जाती है। एक शील्डिंग रूम या शील्डेड रूम होना चाहिए जिसके अंदर ही रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये रूम खास तरह का बना होता है। इसकी दीवारें सीमेंट वगैरह की नहीं होती हैं। इसकी दीवारें एक अलग तरह के स्ट्रक्चर की बनी होती हैं जो कि बाहर के दुनिया से, बाहर के पर्यावरण से कोई भी विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित न करने पाए जो रिकॉर्डिंग अंदर हो रही है, इसके लिए बनाया जाता है। क्योंकि जो मशीन है एमईजी की, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत संवेदनशील होती है। तो न सिर्फ उस कमरे में जो सिर पर से रिकॉर्डिंग की जा रही है, जो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र वो रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ उतना ही नहीं, बाहरी आसपास की जो चीजें हैं उनसे भी जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा वो भी रिकॉर्ड करने लग जाएगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए शील्डिंग रूम में या शील्डेड रूम में ये रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर आप अंदर देख रहे हैं कि मशीन के अंदर की संरचना दिखा रहा है। लिक्विड हीलियम में स्क्विड डूबा हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें लिक्विड हीलियम के अंदर स्क्विड डिवाइस दिख रही है, इसको दीवार कहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, व्यक्ति का सर दिखाया है, उसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। हर एक स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वही वो दिखाया हुआ है लिक्विड हीलियम के अंदर स्क्विड कैसा दिखता है। ये चीज, ये सिर के ऊपर ऐसा रखा नहीं रहता है, ये उस मशीन के अंदर है, उस सतह के अंदर बना हुआ है जो सतह आपके सर के ऊपर हेलमेट की तरह से पहनाई जाती है जब आप मशीन के अंदर अपना सिर डालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर दिखा रहा है। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र हम एमईजी की मदद से रिकॉर्ड करते हैं वो बेहतर इसलिए होता है क्योंकि
चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय जानकारी जो हमारे सिर के अंदर से न्यूरॉन से होकर सिर की सतह तक आती है ताकि वो रिकॉर्ड की जा सके, उसमें कम परिवर्तन होता है, उसको कम अवरोध मिलता है रास्ते में एक विद्युतीय तरंग की तुलना में, जैसा कि ईईजी में रिकॉर्ड होता है। इसीलिए एमईजी में जो हमें तस्वीरें प्राप्त होती हैं हमारे मस्तिष्क की, वो ज्यादा क्लियर होती हैं, ज्यादा सटीक होती हैं उन पिक्चर्स के मुकाबले जो कि ईईजी या ईआरपी से हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए एमईजी का एक खास फायदा ईईजी और ईआरपी की तुलना में ये है कि ये न सिर्फ ज्यादा सटीक और साफ तस्वीरें देता है ब्रेन की, बल्कि ये सही तरह से वो लोकेशन भी बता पाता है जहां से वो गतिविधियां आ रही हैं, जहां से वो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। वो बहुत ही सटीकता से उस लोकेशन का पता लगा पाता है। इसीलिए एमईजी की मदद से मिर्गी के जो दौरे आते हैं वो किन न्यूरॉन्स में दिक्कतों की वजह से हो रहे हैं, इसका सटीक तरह से पता लगाना, उसके लोकेशन, उसकी स्थिति का पता लगाना एमईजी से संभव हो पाया है। जो न्यूरोमैग्नेटोमीटर इस्तेमाल होते हैं एमईजी मशीन में, उनको और भी अलग अलग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो अक्सर मनोविज्ञानी इस तरह के कुछ अध्ययन करते रहते हैं जिसमें वो संज्ञानात्मक गतिविधियां क्या हो रही हैं ये जानना चाहते हैं। जैसे कुछ संज्ञानात्मक क्रियाएं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, प्रयोज्यों को, और फिर ब्रेन में कहाँ पे हलचल हो रही है, कहाँ पे गतिविधि बढ़ रही है या घट रही है, ये देखना चाहते हैं। ये भी एमईजी की मदद से आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ब्रेन के किसी खास क्षेत्र में कहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं जब व्यक्ति को किसी खास किस्म का कार्य करवाया जा रहा है। एमईजी सिग्नल सबसे पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, जो कि अमेरिका में है, वहां के भौतिक विज्ञानी डेविड कोहेन ने सबसे पहली बार इसका मेजरमेंट किया था 1968 में। उस समय में स्क्विड की उपलब्धता नहीं थी। उस समय इन्होंने जब पहली बार मेजरमेंट किया तो इन्होंने कॉपर इंडक्शन कॉइल का इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। बाद में जब स्क्विड की उपलब्धता हो गई, जब स्क्विड डेवलप कर लिया गया, तो शुरुआत में जो एमईजी की मशीनें आती थी उसमें सिर्फ एक ही स्क्विड का इस्तेमाल होता था। उसी स्क्विड को सिर के अलग अलग हिस्सों में घुमा घुमा कर रिकॉर्डिंग की जाती थी, लेकिन ये काफी पेचीदा होता था, काफी जटिल होता था, समय भी काफी लगता था इसमें। इसलिए 1980 के दशक में एमईजी मैन्युफैक्चरर्स जो थे, जो एमईजी मशीनें बनाते हैं, वो कई सारे स्क्विड्स को अरेंज करने लगे एक ही मशीन के अंदर, ताकि सिर का बड़ा हिस्सा एक साथ कवर हो सके। जैसा भी आपने पिछली तस्वीर में देखा था कि सिर के ऊपर लगभग हेलमेट के शेप में वो सारे स्क्विड को अरेंज करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सिर का एक बड़ा हिस्सा कवर होने लगा और एक साथ हर हिस्से से रिकॉर्डिंग हो पाती थी, न कि एक ही स्क्विड को अलग अलग जगह सिर पे घुमाकर रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ती थी। तो ये एक फायदा हो गया। आज के समय की जो एमईजी मशीनें उपलब्ध हैं उसमें हेलमेट शेप का एक दीवार रहता है, जो कि लगभग 300 सेंसर्स या 300 स्क्विड्स उसमें अरेंज होते हैं। जैसा आपने पिक्चर में देखा था कि सर के आसपास वो सारे सेंसर्स अरेंज हैं, तो लगभग 300 सेंसर्स उसमें होते हैं, जिससे कि पूरे सिर का लगभग सारा हिस्सा कवर हो जाता है। और इसलिए अब एमईजी की मदद से किसी भी प्रयोज्य या किसी भी मरीज का हम जब जानकारी लेते हैं, उसका डाटा लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है। जैसा अभी पहले भी डिस्कस किया, एमईजी एक शील्डिंग रूम में काम करता है। शील्डिंग रूम एक खास तरह का रूम होता है। उसकी दीवारें 2 परत की बनी हुई मोटी परत की दीवारें होती हैं और वो खास किस्म के मटेरियल से बनी होती हैं, जिससे बाहरी पर्यावरण में जो भी और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो सब कमरे के अंदर नहीं आने पाए। आप समझ सकते हैं कि एमईजी में जो स्क्विड हैं, जो सुपर कंडक्टिंग होते हैं, उनकी संचालन की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है और
इतनी ज्यादा कि सिर में से जो आपकी विद्युत तरंगे निकल रही हैं, जो कमजोर हैं, उनको भी वो डिटेक्ट कर लेता है, रीड कर लेता है। तो बाहरी दुनिया में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे सिर से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा ही ताकतवर है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी बहुत ही आसानी से दूर से भी कैच कर लेगा, और फिर जो रिकॉर्डिंग आएगी वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हमारे सिर से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी रिकॉर्डिंग है या इसमें दूसरे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी मिला हुआ है, मिश्रित है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये खास तरह का रूम बनाया जाता है जिसके अंदर ये मशीन रखी जाती है और रिकॉर्डिंग वहीं पर की जाती है। अब बाहरी दुनिया से क्या क्या तरह की चीजें हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो इसमें पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र आ गया। आपको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार तेजी से घूमती रहती है और उसकी वजह से भी, उसकी गति की वजह से भी उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि हमारे सिर से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र से कई गुना ज्यादा ही होता है। तो वो प्रभावित न करने पाए हमारी रिकॉर्डिंग को। साथ ही जो भी विद्युत की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, जिस बिल्डिंग में भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पे जो भी मशीनें वगैरह है उनसे जो आवाजें आ रही हैं वो प्रभावित नहीं करने पाए। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं पर्यावरण में वो प्रभावित ना करने पाए, और कई सारी और धातु की चीजें जो गतिमान है और इसकी वजह से उनके आसपास भी एक विद्युत एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे कार वगैरह हो गई, धातु की बनी हुई है, मेटल की है, कार मूव कर रही है, तेज स्पीड से चल रही है, तो उनके आसपास भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो प्रभावित न करने पाए। ट्रेनें वगैरह अगर आसपास से जा रही हैं तेज गति से, वो भी जाती हैं और धातु की हैं, उनके आसपास भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग को न प्रभावित करें। जिस बिल्डिंग में रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वहां पे लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये सारी भी गतिमान चीजें हैं और धातु की बनी हुई हैं, इनके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये सारा हमारे रिकॉर्डिंग को न प्रभावित कर सके, इसके लिए खास तरह का रूम होता है जिसे शील्डिंग रूम कहते हैं, और वहीं पर MEG रिकॉर्डिंग की जा सकती है। जो स्क्विड इस्तेमाल होता है रिकॉर्डिंग में, वो बहुत कम आवाज करने वाला डिवाइस है, एक मशीन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड होती है उसके पिकअप कॉइल्स में, उससे वो जो कमजोर मैग्नेटिक क्षेत्र बन रहा है हमारे सिर में से, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है और पकड़ लेता है, उसको रिकॉर्ड कर पाता है। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए ये जरूरी है कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी की क्षमता बनी रहे, यानी उसके संचालन की जो क्षमता है वो बनी रहनी चाहिए। सुपर कंडक्टर है वो क्षमता उसकी बनी रहनी चाहिए, और वो तभी बनी रह सकती है जब वो लगातार बहुत ही न्यून तापमान में मेंटेन किया जाए, जिसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर या सब जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। इसीलिए इसको हर समय तरल हीलियम में भिगोकर डुबोए हुए रखा जाता है, तभी ये सही प्रकार से काम कर पाएगा, वरना नहीं। आइए अब ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि MEG के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये नॉन इन्वेसिव मेथड है, यानी इसमें आपके शरीर में किसी प्रकार का केमिकल डालना, आपके शरीर पर किसी प्रकार का बाहरी चुंबकीय क्षेत्र डालना, या किसी और तरह की चीजें करना, जैसे सिर में सर्जरी करना या छेद करना या कुछ इस तरह की चीजें इसमें नहीं की जा रही हैं। तो आपकी बॉडी को कोई हार्म इसमें नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये नॉन इन्वेसिव तरीका है और साथ ही नॉन हजार्डस भी है, यानी खतरनाक नहीं है ये आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो आराम से प्राकृतिक रूप में, हम जैसे बैठकर चेयर पर कुछ काम करते हैं उस तरह से आप एक सिंपल चेयर पर बैठे होते हैं और वो मशीन आपके सिर के ऊपर पहना दी जाती है और उससे रिकॉर्डिंग होती है। तो इससे हम ज्यादा अच्छे तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप कोई अध्ययन करके देखना चाहते हैं कि कोई एक खास तरह की एक्टिविटी कराई गई व्यक्ति को, तो उसके दिमाग में कहाँ पर हलचल हो रही है, कहाँ गतिविधि हो रही है, ये देखने के लिए आप जो भी एक्टिविटी व्यक्ति को करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर कुछ करा रहे हैं या पेपर पेंसिल वर्क करा रहे हैं, तो ये ज्यादा आसानी से हो पाता है क्योंकि इसमें इंसान को बैठे रहना होता है रिकॉर्डिंग के टाइम।
ये बाकी टेक्निक्स में उतना संभव नहीं होता है। जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई, एफएमआरआई हो गया, इन सब टेक्निक्स में व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और फिर वो मशीन के अंदर उसे डाल दिया जाता है, और वो काफी बंद किस्म की मशीनें होती हैं, तो वहां पर कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये भी एक फायदा है एमईजी का कि इसमें ज्यादा रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। अगली चीज कि इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी शांत होता है। जैसे आपको बताया कि शील्डिंग रूम में रिकॉर्डिंग की जाती है, तो बाहरी नॉइस या कोई और तरह के डिस्टरबेंस अंदर नहीं आने पाते। इसके साथ साथ जो स्क्विड इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो भी काफी कम आवाज करता है, तो ये भी एक फायदा है कि काफी शांतिपूर्ण ढंग से ये रिकॉर्डिंग हो पाती है, जिसके चलते अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं व्यक्ति को जिसमें उसे कुछ साउंड सुनानी है, कोई ऑडियो चीजें सुनानी है, तो वो भी इजीली सुन के कर पाएगा एक्सपेरिमेंट। वो कोई और तरह की नॉइज उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही शांत मशीन होती है ये। एक बहुत बढ़िया फायदा जो इसका ये है एमईजी का कि इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन काफी अच्छा होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि उसका जो ब्रेन में एक्टिविटीज हो रही है, जो गतिविधियां हो रही हैं, जो आप जानते हैं कि मिली सेकेंड्स में होती हैं या उससे भी कम समय में होती हैं, न्यूरॉन्स में बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन का संचार होता है, तो उन चीजों को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। मिली सेकेंड्स के अंदर भी क्या क्या परिवर्तन ब्रेन में हो रहे हैं ये रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं कुछ और तरह की अगर मशीनों की आप बात करें जिसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होता, जैसे पीईटी हो गया, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उसमें लगभग 5 सेकंड तक का भी समय लग सकता है रिकॉर्डिंग में। इसका मतलब कि 5 सेकंड तक में कोई परिवर्तन अगर उससे कम में हो रहा है ब्रेन में, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत कम समय में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इस मशीन का एमईजी का टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिली सेकेंड्स में होता है। इसका मतलब मिली सेकेंड्स में भी, यानी सेकेंड के 1000वें भाग में भी अगर कुछ परिवर्तन ब्रेन के अंदर हो रहे हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा उन परिवर्तनों को, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही इसका स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक होता है, अच्छा होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आप याद कीजिए तो आपको बताया गया है पहले भी। स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि ब्रेन के कितने छोटे या सूक्ष्म एरिया में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने की क्षमता। तो इसका स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छा है, ब्रेन के छोटे से छोटे हिस्से में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे ये क्लियरली रिकॉर्ड कर पाता है। अगला फायदा इसका जो है कि इसको पूरे सर पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा भी आपको बताया कि जो नए एमईजी मशीन आ रही हैं उसमें स्क्विड सेंसर्स 300 लगभग पैक होते हैं और लगभग पूरे सर को कवर कर लेते हैं, तो सिर के हर हिस्से से आप रिकॉर्डिंग आराम से कर पाते हैं। इसमें ईईजी की तरह आपको सिर के ऊपर कोई इलेक्ट्रोड्स वगैरह चिपकाने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें जेल यूज करना पड़ता है, कंडक्टिंग जेल यूज करके आपके सिर पर ईईजी इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, या जो कैप पहनाया जाता है उसमें भी अंदर जेल डालना पड़ता है ताकि उससे सही से रिकॉर्डिंग हो पाए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए ईईजी में अक्सर क्या होता है कि जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जो मनोविज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या एक जनरल ईईजी भी अगर किया जा रहा है मेडिकल रीजंस की वजह से, तो उसके बाद अक्सर फिर आपको शैम्पू वगैरह टॉवल देकर फिर आपको शैम्पू करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बाल में आपके इतना सारा जेल लग जाता है कि आप उस तरह से फिर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आपको फिर शैम्पू करना पड़ेगा, बाल ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये सारी झंझट एमईजी में नहीं है, इसमें कुछ भी सिर पे पेस्ट नहीं करना होता, कुछ भी लगाना नहीं होता, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसी तरह से एमईजी सिग्नल्स का एक जो मेजर फायदा मैंने बताया, जिसकी वजह से ईईजी के ऊपर एमईजी को फिर डेवलप किया गया, वो यही है कि ईईजी में हम ब्रेन से विद्युत तरंगें जो निकल रही हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि विद्युत तरंगों के रास्ते में बहुत सारे रोड़े आते हैं, बहुत अवरोध आते हैं, जैसे आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, आपका स्कल है, आपके मेनिंजेस हैं, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है सर की, ये सारी उसमें अवरोध पैदा करती है और उसका सही डायरेक्शन पता नहीं चल पाता कि अंदर विद्युत तरंग कहाँ से निकल कर आ रही है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय तरंगें जो आती हैं ये ज्यादा बीच में जो अवरोध पड़ रहे हैं उससे उसमें परिवर्तन नहीं आता, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।
इसीलिए MEG से हम ज्यादा सटीक जानकारी जान पाते हैं और सही लोकेशन पता कर सकते हैं कि कहां से वो चुंबकीय तरंगे निकल रही हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि MEG में क्या परेशानियां हैं या उसकी क्या खामियां हैं, क्या डिसएडवांटेज है MEG में। एक मेजर परेशानी जो MEG में आती है और ये तकनीकी समस्या है, ये है कि जो हम चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड करते हैं उसकी मदद से अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि विद्युत तरंगें कहाँ से आ रही हैं ब्रेन में, तो उसको पता करना थोड़ा जटिल होता है और इसका कोई एक सॉल्यूशन हो ऐसा संभव नहीं है। 2-3 आपको आइडिया लग सकते हैं कि यहाँ से भी आ रहा हो सकता है, ये क्षेत्र इस जगह से भी आ रहा हो सकता है, तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है उसको पिन पॉइंट करना कि कहाँ से वो क्षेत्र आ रहा है ब्रेन के अंदर, किस एरिया से वो इलेक्ट्रिकल करंट जिसका वो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो आ रही है। इसे इनवर्स प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है और ये भी शोध का एक विषय है, इस पर भी रिसर्चेस चल रहे हैं। अगली प्रॉब्लम जो आती है MEG में वो ये है कि क्योंकि हमारा सर लगभग गोलाकार है और अगर बहुत अंदरूनी हिस्से से ब्रेन के बीचों बीच किसी हिस्से से अगर वो इलेक्ट्रिकल करंट या जो मैग्नेटिक फील्ड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं MEG में वो बन रहा है, तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है एकदम एग्जैक्टली पता करना कि वो कौन सा एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है जहां से ये गतिविधि आ रही है। एक मेजर प्रॉब्लम जो कि MEG में आती है वो ये है कि MEG एक फंक्शनल मेथड है, ये स्ट्रक्चरल मेथड नहीं है, ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं बताता, ये ब्रेन में कौन सा हिस्सा कहाँ स्थित है उसका पिक्चर नहीं दिखाता, ये जो रिकॉर्डिंग करता है वो गतिविधि दिखाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर व्यक्ति कोई खास तरह का काम कर रहा है तो ब्रेन के एक खास हिस्से में जो उस काम को कंट्रोल करता होगा वहां के न्यूरॉन्स में गतिविधि बढ़ेगी, यानी वहां पर विद्युत संचार ज्यादा होगा और उसी वजह से वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा बनेगा। तो ये एक तरह से गतिविधि दिखाता है ब्रेन की कि कौन सा हिस्सा एक्टिव हो रहा है, लेकिन वो हिस्सा क्या है, एग्जैक्टली कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर ब्रेन का ये नहीं बता सकता। इसीलिए कई बार MEG से हमें जो डाटा प्राप्त होता है उसे हमें MRI से प्राप्त डेटा, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विधि है, वो क्योंकि ब्रेन के स्ट्रक्चर की जानकारी देता है, तो उस डेटा को हमें MEG के डेटा से मिलाकर देखना होता है, तब हमें समझ में आता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ये गतिविधि हो रही है। क्योंकि MEG जो न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स है हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, जो विद्युतीय तरंगे जो आ रही हैं उसको रिकॉर्ड करता है, जो कि बहुत कमजोर होती हैं और एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में, एक नॉर्मल प्रयोगशाला में जितनी विद्युतीय तरंगे होती हैं उससे भी कमजोर हमारे ब्रेन से तरंगे आ रही होती हैं और उसको रिकॉर्ड कर पाने के लिए MEG की मशीन बनाई गई है। इसलिए ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है बाहरी तरह के विद्युतीय तरंगों से। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि बाहरी तरंगे प्रभावित न करने पाए रिकॉर्डिंग को, इसे एक शील्डिंग रूम में ही कंडक्ट किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग शील्डिंग रूम में ही करनी पड़ती है। ये भी इसकी एक खामी है, EEG की तरह ये कहीं भी आसानी से कंडक्ट नहीं किया जा सकता। एक और इसके साथ समस्या जो है कि स्क्विड जो इसमें इस्तेमाल होता है, जो मेन चीज है जो रिकॉर्डिंग करती है, जो डिटेक्ट करती है हमारे ब्रेन की कमजोर विद्युतीय तरंगों चुंबकीय तरंगों को, तो वो स्क्विड हमेशा क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे ही काम कर सकता है, सब जीरो टेम्परेचर में, बहुत ही न्यून तापमान पे ही काम कर पाता है और इसलिए इसको हमेशा लिक्विड हीलियम में डूबा हुआ रहना चाहिए और ये खास तरह की जो मशीन है उसी में ये संभव हो पाता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है और ये सब चीजों की वजह से ये बहुत ही महंगी तकनीक हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, कम से कम EEG की तुलना में तो ये महंगी हो ही जाती है। उम्मीद है आपको EEG के साथ साथ अब MEG के बारे में भी जानकारियां क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।